क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, इट इज इजी टू एडजस्ट अवर सेल्स टू द हार्डशिप्स ऑफ ए पुअर लिविंग देन इट इज टू एडजस्ट आवर सेल्स टू द हार्डशिप्स ऑफ मेकिंग ए बेटर वन। आसान है एडजस्टमेंट करके जीने की जिंदगी, वो आसान है। एडजस्ट करके जीने की जिंदगी, एक गरीब जिंदगी में, जिंदगी की गरीबी के अंदर एडजस्ट करके जीना बहुत आसान है। जिंदगी को अमीर बनाने के लिए जो तकलीफें लेनी पड़ती है, वो तकलीफों को भुगतने की बहुतों में ताकत नहीं होती। और वो तकलीफों को भुगतने की ताकत, क्योंकि जिंदगी अच्छा बनाना है, जैसे हमने अपना लाइफ को अच्छा बनाया, ये तो पूरा तकलीफ का लाइफ है बाबा, पूरा तकलीफ का लाइफ है। मेरा बीवी को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है, हमको सबको तकलीफ है। ये तकलीफ का लाइफ है, आसान का लाइफ नहीं। क्योंकि आसान है जिंदगी में एडजस्ट करके, एक छोटी जिंदगी, छोटा घर में रह के, छोटा घर में छोटे सपने, एडजस्ट करके जीना बहुत ही आसान है। लेकिन जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए, उसके लिए जो संघर्ष करने के लिए, उसके लिए जो बड़ा बनाने के लिए जो एफर्ट लगना पड़ता है, वो बहुत ही मुश्किल है। एक हीरो, मेरा एक एग्जाम्पल है जो हमेशा मैं देता हूं, जो मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है। ये जो डायलॉग को समझाने के लिए, ये डायलॉग को बराबर समझाने के लिए ये एग्जाम्पल है। आपका नाम क्या है? हाँ, शिवराज। शिवराज, क्या उम्र है तेरा? 24 बरस। कहां रहता है? वाशी में। वाशी में किधर? सानपाड़ा। अभी इसकी कहानी सुनो। ये शिवराज की कहानी सुनो मेरे मुंह से। ये डायलॉग क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ये शिवराज जो है 24 बरस का ये लड़का है, वाशी में सानपाड़ा एरिया में ये रहता है। सुखी जिंदगी है इसका, मस्त काम बीम कर रहा है। और थोड़े दिन पहले इसने आरएमपी को ज्वाइन किया। आरएमपी को ज्वाइन किया और थोड़ा सा पैसा बनाया। 25 बरस हो गया इसका उम्र, थोड़ा सा पैसा बनाया तो इसने एक बढ़िया सा बाइक खरीदा। उस बाइक का नाम है हीरो होंडा स्प्लेंडर। अब सानपाड़ा की गलियों में ये बाइक को लेके चढ़ता है, उस पर बैठता है और चलाता है, और इसका लाइफ एकदम बढ़िया चल रहा है। 26 बरस की उम्र में इसका बाप ने पकड़ा इसको और बोला, तेरे को शादी विधि करने का, तो लग्न वगैरह कराई से कि नहीं? तो ये बोलता है, पप्पा मैं तो बचपन से रेडी था, ये आप ही ने इतना लेट करा दिया, साला मैं तो एनी टाइम कपड़ा निकाल के खड़ा था, लेकिन आपने इतना लेट करा। चलो कोई बात नहीं, मेरे 26 बरस की उम्र में तो आपको बुद्धि आई, थैंक यू वेरी मच। यस पप्पा, मेरे को लग्न करने का है, मेरे को शादी करने का है। तो सानपाड़ा के बाजू में जूही नगर है, जो भी नगर है समझ लो, जूही नगर में जाके इसका फादर ने एक आइटम को ढूंढा और पकड़ के इसके साथ इसका शादी करा दिया। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। अब ये हीरो होंडा को चढ़ के बैठता है, और अभी हीरो होंडा में 2 जन को बैठने का जगह दिया है, तो ये आइटम को बोलता है तू भी चढ़ के बैठ जा, और ये एडजस्ट करके चलाता है। अब क्या, ये खुद भी एकदम स्लिम ट्रिम पतला है, और जब इसने शादी किया था उसकी औरत भी एकदम कच्ची कली थी, टोटल वजन भी 30-40 किलो ही था कपड़े के साथ, तो एकदम स्लिम ट्रिम थी, और हीरो होंडा में बैठने का भी जगह था। तो ये लोग दोनों मिल के चढ़ के उसके ऊपर बैठ के एडजस्ट करके सानपाड़ा की गलियों में ये लोग घूमते थे। 2 साल के बाद एक आइटम आया। अब वो आइटम का इतना हाइट हो गया, अब अभी इसको लेके ये लोग एडजस्ट करते हैं हीरो होंडा के ऊपर। ये तो पहला ये चढ़ के बैठता है, तो पहला बच्चा हो गया, तब तक ये भी थोड़ा मोटा हो गया, और अपनी बीवी भी थोड़ी साइज में बड़ी हो गई। तो अभी ये लोग गाड़ी में चढ़ते हैं, तो ये गाड़ी में चढ़ता है, अपने आप को एडजस्ट करता है और अपना बीवी को बोलता है तू थोड़ा पीछे हट, और ये खुद भी थोड़ा पीछे जाता है, और ये 2 बरस का आइटम को उठा के टाकी पे बिठाता है और एडजस्ट करके ये गाड़ी चलाता है। और एक 2 बरस के बाद दूसरा आइटम आया, तभी पहला वाले का उम्र 5 बरस हो गया। अगर 5 बरस का उम्र वाले को सुबह टाकी पे बिठाएगा तो पप्पा को दिखेगा नहीं, और तब तक ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ का साइज भी, वो भी एकदम मस्त मोटी हो गई, और ये भी एकदम खा पी के तगड़ा हो गया, एकदम सुखी फैमिली, एडजस्टमेंट वाला फैमिली है। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। अब ये पहला चढ़ के बैठता और बोलता रुको रुको, पप्पा को साला एडजस्ट करो, क्योंकि आइटम लोग को बहुत लेके जाने का अभी।
अभी बहुत लोगों को लेके जाना है। पहला क्या एक ही पीस था, अभी 4-5 पीस है। अभी बोलता है रुको जरा, और ये अपना सब कुंडी बिंडी को सब सेट करता है और अपना बीवी को बोलता है तू एक काम कर, एक पीस तेरा कैरियर के ओ बाजू रख, कैरियर के ओ बाजू, एक पीस कैरियर के ओ बाजू रख, एक पीस सीट पे रख, और ये 5 बरस का आइटम को उठा के लो बीच में रखता है, और 2 बरस का आइटम को टाकी पे रखता है। ये खुद भी टाकी पे चढ़ता है और एडजस्ट करके ये गाड़ी चलाता है। आसान है साला, आसान है इस तरह से एडजस्ट करना, आसान है इस तरह से एडजस्ट करना। इट इज इजी टू एडजस्ट आवरसेल्व्स टू द हार्डशिप। अभी तकलीफ से साला कितना टेंशन है उसको, किधर किधर से क्या होएगा मालूम नहीं, आईना नहीं दिखता, फिर भी साला एडजस्ट करके कैसा भी करके तकलीफ झेल रहा है। एक गरीब जिंदगी का तकलीफ झेलना बहुत ही आसान है, लेकिन अभी आदमी को एक्चुअली क्या चाहिए? उसको एक्चुअली एक 4 व्हीलर चाहिए। अभी 4 व्हीलर के लिए उसको वो करना पड़ेगा जो उसको अच्छा नहीं लगता, और उसे उन आदमी लोग से मिलना पड़ेगा जो उससे मिलना नहीं चाहते, और उनसे वो बात करनी पड़ेगी जो वो इनसे करना नहीं चाहता। और ऐसा उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको लक्ष्य तय करना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, और उसको नई तकलीफें झेलनी पड़ेगी। तकलीफें झेलना, अब उस गाड़ी या सेंट्रो 4 व्हीलर को लेने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इस हीरो होंडा में अगर उसको अपना जिंदगी का अंतिम संस्कार करने का है तो उसको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह से एक आदमी, सुबह संडे का टाइम है, उसको मूड आया कि एक औरत को चुम्मा लगावे 11 बजे। अभी प्रॉब्लम यह है कि एक रूम साला 2 ही रूम है, उधर एक रूम में साला अपना माँ बाप बैठा है, दूसरा रूम में 2 आइटम लोग खेल रहे हैं। अभी इसको मूड आया 11 बजे चुम्मा लगाने का, ये अपना बीवी को बोलता है तू आता सांभाळून घे, संध्याकाळी आपण 11 वाजता नंतर एडजस्ट करूया। अभी मूड साले को आया सुबह कितना बजे, डिलीवरी रात को 11 बजे, 12 घंटे के बाद एडजस्टमेंट चालू, एडजस्टमेंट चालू। एक्चुअली इस आदमी को किसकी जरूरत है? इसको एक 4 बेडरूम की जरूरत है, ताकि एक में बुड्ढे लोग को डाल देने का, दूसरे में बच्चे लोग को डाल के लॉक करने का, तीसरे में फुल डे 11 से 11 कार्यक्रम चालू रखने का। लेकिन वो करने के लिए तुम्हारे को वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, वो 2 बेडरूम हॉल किचन के अंदर भी अपना अंतिम संस्कार हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जीवन में इस तरह से एडजस्ट करके जीना बहुत ही आसान है, लेकिन जीवन को रंगीन बनाना, उसको बड़े पैमाने में लेके जाना, ये बहुत ही मुश्किल का काम है। और यही मुश्किल मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ऊपर लेवे। ये मुश्किल अगर आपने अपने ऊपर लिया तो आप अपने बच्चों को सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में डाल सकोगे। आप अपने बच्चों को IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट इन अमेरिका, सिंगापुर या जापान या जिधर भी है, उधर आप अपने बच्चे लोगों को भेज सकते हैं। आप अपने बीवी बच्चे लोग और माँ बाप को दुनिया का सैर करवा सकते हैं। आप अपने बीवी बच्चे लोगों को एक ऐसा जिंदगी दे सकते हैं जो आपने कभी सपनों में भी कभी सोचा नहीं था। और ये करने के लिए आपके पास RMP का माध्यम है। ये करने के लिए किसी ना किसी इंसान को किसी ना किसी एक जरिया का जरूरत है, और वो जरिया है ये RMP का जरिया। और ये जरिया आपने अभी चुना है, और ये जरिए में आपको काम करना है। और इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आप लाइफ में लगातार आगे बढ़ सकेंगे। अब बहुत ही जल्दी कुछ बातें, मैंने देखा है कि 9 टाइप के नेटवर्कर होते हैं। एक जो पहला जो नेटवर्कर होता है, 9 टाइप के नेटवर्कर होता है। सबसे पहला ये है द नॉइसलेस डिस्ट्रीब्यूटर, आवाज ही नहीं करता है, किसी को बोलता ही नहीं है कि मैं ज्वाइन किया है। इसको बड़ा शर्म आता है पब्लिक को बोलने के लिए कि मैंने RMP ज्वाइन किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, ये आवाज ही नहीं करता, नॉइस ही नहीं आता। ये आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसका बेसिक स्टाइल क्या है? एकदम इनविजिबल रहता है। ये है तो मेंबर RMP का, ये किसी को बताना नहीं चाहता। इसको शर्म आती है, ना अपने दोस्तों को बोलता है, ना रिश्तेदारों को बोलता है, किसी को नहीं बोलता है, क्योंकि इसको शर्म आती है।
ये आदमी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। नंबर 2, डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। इसको साला सब चीज पे डाउट है। इसको डाउट है कि ये धंधा चलेगा कि नहीं, ये इसको हर चीज पे डाउट है। मतलब इसको अपना एग्जिस्टेंस पे डाउट है, इसको अपने विचारों पे डाउट है, इसको लगता है कुछ होगा नहीं। इसका बेसिक इसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कैन इट वर्क, कैन आई डू इट। मेरे को नहीं लगता ये चलेगा, मेरे को नहीं लगता ये कंपनी चलेगी, मेरे को तो लगता है ये चोर कंपनी लोग है, मेरे को तो लगता है ये लोग ज्यादा टाइम तक टिकने वाले नहीं है, आज तक कोई टिका नहीं है, तक कोई टिका नहीं है, ये भी कंपनी नहीं टिकेगा। इसका ये डायलॉग माजी मारने वाला ये आदमी कभी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकेगा। तीसरा एक है प्रोक्रेस्टिनेटर। बोलता है प्रोक्रेस्टिनेटर का मतलब है डिले करने वाला, पोस्टपोन करना। प्रोक्रेस्टिनेटर का मतलब है पोस्टपोन करता है। बोलता है साला एक दिन में काम करेगा। एक नादर साहब, बस जरा अभी छुट्टी पे जाके आ जाओ, जरा मेरा बीवी का शादी हो जाने दो, जरा मेरा बच्चे का जरा एसएससी हो जाने दो, जरा ये रेनी सीजन बारिश, एक बार बारिश खत्म हो गया ना सर, चाहे मैं फुल फोर्स काय काळजी करायचं नाही, अभी जरा बारिश के लिए रुक जाओ। एक बार मेरा ये अंकल का शादी हो जाए, एक बार गांव में खेती हो जावे, ये मतलब बोलता है कुछ भी करने के लिए कुछ और होगा उसके बाद मैं करूंगा। और कुछ जो और है वो कोई भी चीज हो सकता है, उसको कुछ भी चलेगा। एक बार हमारा ये जो बिल्डिंग है ना सर, ये रीडेवलपमेंट में आ रहा है। अबे तू क्या कर रहा है, थोड़ी ना तू रीडेवलपमेंट कर रहा है, नहीं, क्या है कि मन की बात है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार ये बिल्डर सब बातचीत हो जावे, मन मोकला हो जावे सर, उसके बाद काम करता है। वो खत्म होएगा ना तो ये नया कोई आइटम ढूंढेगा। मेजर क्या है, इसका बाप भी कभी काम नहीं किया और ये भी काम करने वाला नहीं है, ये प्रोक्रेस्टिनेटर है। उसका मतलब फिर एक दूसरा आदमी है, इसको बोलते हैं नो डायरेक्शन डायनामो। कुछ भी करता है, किधर भी जाके कुछ भी बोलता है, कभी क्या बात करने का, किधर बात करने, किससे बात करने का, कैसा आदमी को बराबर लेने का, कुछ नहीं। टॉयलेट में मिला उधर ही चालू हो जाता है, बात तुम्हें आरंभ भी करा, अभी वो मूत रहा है, अरे टॉयलेट में दिखा, उसको बराबर देख ले, समझ ले कि इसको सुसु करने के बाद लेने का है। तू भी खड़ा रह के अपना कार्यक्रम करके बाद में उसको बाहर लेने, नजर के रेडियस में तो ले इसको, लेकिन मालूम ही नहीं किधर क्या करने का, किससे क्या बोलने का, मीटिंग में क्या बोलने का, किसके घर में जाके क्या बोलने का, कैसा, लेकिन क्या है, बहुत कुछ करता है, सब जगह पे हाथ डालता है, लेकिन क्या कर रहा है उसको अभी तक समझ में नहीं आया। कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एकदम डायनामाइट है, एकदम डायनामाइट है। इसका ऑपरेटर लॉर्ड ऑफ एम्बिशन, बड़ा उसका सपना है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उसका कोई फोकस नहीं है लाइफ में, कोई फोकस नहीं। बोलता मला हे करायचं, मला हे करा, मला गाड़ी पण पाहिजे, हे वो, 2 दिन ये करेगा, 3 दिन ये करेगा, फिर कोई आके बुलाया, उधर चला गया, सब जगह पे रहता है, लेकिन फोकस तरीके से काम नहीं करता। जो 5वां टाइप का है, ये ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं। इसको क्या हो गया, गलती से साला ये डायमंड नहीं, गलती से साला ये गोल्ड बन गया। क्या है कि इसके टीम में साले अच्छे कुछ आइटम आ गए 8-10 और ये बन गया, ये ओवरनाइट सक्सेस हो गया। ओवरनाइट सक्सेस हो गया तो इसको लगता है कि सक्सेस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कोई प्लान, प्रेजेंटेशन, रेगुलर काम, कुछ करना, जो सिस्टमैटिक काम होता है ये करता नहीं। जितना ओवरनाइट इसका सक्सेस हुआ है उतना ही ओवरनाइट ये साला रडार से बाहर जाता है। 6वां टाइप का आदमी है जिसका नाम है साइलेंट पार्टनर। ये ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन चुपचाप अपना काम करते रहते। अच्छा आदमी है, साइलेंट पार्टनर है। इसका बेसिक स्टाइल क्या है, क्वाइट पर्सन, आराम से अपना काम करता है, एनालाइज करता है, सिचुएशन को एनालाइज करता है, लेकिन बोलता नहीं। उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इसको समझ में तो आता है लेकिन इसके टीम मेंबर लोगों को कुछ समझ में आता नहीं क्योंकि ये बोलता नहीं है। तो ये एक खतरा है इसका। और एक है जो टीम प्लेयर है, 7वां नंबर पे है टीम प्लेयर। ये सबको लेके चलता है,
सब टाइप के आदमी लोग को प्रोत्साहित करता है। इसको मालूम है मीटिंग लेने में चैलेंज है, इसको मालूम है आदमी लाने में चैलेंज है, इसको मालूम है कि लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, इसको मालूम है पढ़ाने के बावजूद भी लोग करेंगे नहीं काम, इसको मालूम है फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, इसको मालूम है फील्ड में जाके एफर्ट डालना पड़ेगा। ये वो सब करने के लिए तैयार रहता है। आठवां टाइप का है जो प्लान फॉलोअर है। ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट प्लान फॉलो करता है, मतलब ये रोज सिस्टमैटिकली काम करता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये काम करता है, प्लान को वर्क करवाता है। प्लान फॉलोअर, इसका सब सुबह इतना बजे फोन करने का होता है, फिर दिन में 4 आदमी को मिलने का, फिर इतना घंटा ट्रेनिंग करने का, इतना घंटा खुद का पढ़ाई करने का। सिस्टमैटिक प्लान फॉलोअर बोलते हैं इसको। ये लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और एक है पॉजिटिव ड्रीमर। इसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये लंबा टाइम तक खेल सकता है, इसके सपनों का कोई अंत नहीं है। इसका पर्पस, एक पर्पस के बाद, एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य, 1 बेडरूम के बाद 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, एक गाड़ी, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी। इसके ड्रीम्स बहुत पावरफुल है, तो इसके वजह से ये भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसका क्या है, कैन डू, मतलब इसमें विश्वास है कि लंबा टाइम तक हम कर सकते हैं, विश्वास रखने वाला, तो ये जो है ये 9 टाइप के गेम खेलने वाले लोग हैं। कल रात को मैं बैठ के यहां पर क्या बात करूंगा ये सोच रहा था, तो मेरे को कुछ बातें निसर्ग की, नेचर जो है, नेचर को मराठी में क्या बोलते हैं, निसर्ग ही बोलते हैं, करेक्ट। निसर्ग से मेरे को 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि मैंने निसर्ग से बहुत कुछ सीखा है, नेचर से बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज अपन भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है, और नेचर भी नेचर है, निसर्ग, और हम लोग भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम कोई ब्रिक और मोटर से या मट्टी से बना हुआ इंसान नहीं है, अपन निसर्ग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहला चीज जो मैंने कल रात को ये देखा है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए लीडर, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहला आपको बनना पड़ेगा एक गार्डनर। सबसे पहला बनना पड़ेगा गार्डनर। गार्डनर को मराठी में क्या बोलते हैं, माली, हाँ करेक्ट, माली बनना पड़ेगा। अब देखिए माली का खास बात क्या होता है, आपको बनना पड़ेगा एक माली, आपका टीम का माली। माली लोग देखो क्या करते हैं, सबसे पहला माली लोग एक सीड लेते हैं और उसको बोते हैं, सीड लेते हैं, उसको बोते हैं, और फिर उसके ऊपर वो लोग मैन्योर, फर्टिलाइजर, सगलकाई डालते हैं। यहां पर इसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा लंबा है ये, 2-4 स्लाइड थोड़ा लंबा है, मैं पढ़ के समझाता हूं। कहते हैं सीड थ्रोन इन फर्टाइल सॉइल, एक सीड जो फर्टाइल सॉइल में फेंका गया है, जर्मिनेट्स इनटू अ प्लांट एंड ग्रोस इनटू अ ट्री। पहला तो प्लांट बनता है, प्लांट से वो ट्री बन जाता है। एक सीड जो फर्टाइल सॉइल में हमने फेंका, वो सीड पहला प्लांट बनता है, छोटा सा प्लांट बनता है, बाद में वो एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। कैसा, द रूट्स बिलो, रूट को मराठी में क्या बोलते हैं, हाँ, मुड़िया, जो भी है तुम तो समझ गया, रूट बोलो, मुलया बोलो, मूल बोलो, जो भी है। अब ये जो रूट है वो स्प्रेड हो गया, बहुत जबरदस्त रूट स्प्रेड हो गया। रूट एकदम स्प्रेड होने से वो पेड़ बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है। बारिश आया, कुछ आया, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसका रूट जो है, उसका मुड़ा जो है, वो एकदम अंदर घुस के एकदम जबरदस्त मट्टी को पकड़ के खड़ा है। अच्छा, ये जो रूट ही है जो सब कुछ सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, रूट से ही पानी ऊपर जाता है, रूट से ही उसको खाना पीना मिलता है, रूट से ही उसका सब जाता है। अभी रूट सप्लाई करता है तो वो जो स्टेम है, जो ब्रांचेस है, फिर उसके बाद वो सप्लाई होता है तो मस्त स्टेम बनता है, फिर उसके ब्रांचेस बनते हैं, फिर पत्ते बनते हैं, फूल बनते हैं, और फिर फल आता है। काम रूट्स करता है, सगलकाय रूट से।
कभी गार्डनर लोग, अगर कोई पेड़ में प्रॉब्लम है तो कभी गार्डनर ने कभी फूल के ऊपर, पत्तों के ऊपर और पेड़ों के वो जो डांगली के ऊपर कभी पानी नहीं मारा। वो हमेशा जब भी प्रॉब्लम होता है सीधा रूट पे खेलता है, सीधा रूट के ऊपर जाके खेलता है। इसी तरह से जब हमारे नेटवर्कर लोग फल नहीं देते, जब उनके पत्ते नहीं आ रहे और सूखा हो जा रहा है, तो सूखा डांगलियों पे पानी मार के मोटिवेशनल टॉक दे के कोई फायदा नहीं है। काम तो तुम्हें नीचे खोद के देखना पड़ेगा कि आदमी सचमुच में काम क्यों नहीं कर रहा है। क्या यह आदमी का लक्ष्य क्लियर है? क्या यह आदमी का गोल क्लियर है? क्या यह आदमी के पर्सनल लाइफ में कोई डेंजर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई घर में कोई टेंशन है, कोई ऐसी बात है? तो कहने का मतलब यह है, इफ द रूट स्टॉप प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, यानी अगर रूट ने नरिशमेंट प्रोवाइड करना बंद किया प्लांट को, लीव्स विल स्टार्ट फॉलिंग, पत्ते गिरने चालू हो जाते हैं। ब्रांचेस विल टर्न इनटू मियर स्टिक्स, यानी सभी जो ब्रांचेस है डांगली वो एकदम लकड़ी के एक टुकड़े बन के रह जाते हैं, और जो स्टेम है उसका जो बार्क है वो एक लॉग बन जाता है, और कोई फ्रूट और कोई फल और कोई चीज आता नहीं उसमें। कहते हैं एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स, कहते हैं जो एक्सपीरियंस्ड गार्डनर होते हैं, माली जो होते हैं, एक्सपीरियंस तजुर्बेकार माली, दे डू नॉट ट्रीट द लीव्स और स्प्रे वाटर ऑन द स्टेम। मतलब वो पेड़ के ऊपर और उसके ऊपर पानी वगैरह नहीं मारते। वो लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस माली, दे चेंज द सॉइल, वो जो मट्टी है उसको खोद के बदलते हैं, नया लाल मट्टी डालते हैं, उधर मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। एक और बार वो पेड़ में से फूल पत्ते सब आने चालू हो जाते हैं। अभी सूखा हुआ था ये पेड़, अभी इसके पत्ते सब झड़ गए थे और अभी फिर इसमें जान आ गई। इसी तरह से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, मैं हमेशा बोलता हूं सिचुएशन इज सॉल्व नॉट बाय ट्रीटिंग द सिम्टम्स। मतलब आदमी काम नहीं कर रहा है, खाली वो तो सिम्टम है, लेकिन आदमी क्यों नहीं काम कर रहा है उसका रूट कॉज पे जाइए। नेटवर्कर लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह रहा है कि उनको लगता है कि मोटिवेशनल टॉक देने से, नायर साहब को बुला के एक मोटिवेशनल टॉक देके इधर से सीधा गांव चले गए और अपना लीडरशिप के नीचे जितने भी लोग हैं उनको बोला तुम्ही जाऊन काम करा, आता नायर साहब ने तुम्हाला मोटिवेट केला भी तुम्ही काम करा, मी त्याला कोल्हापूर ओढून येतो। एक्सपीरियंस तजुर्बेकार नेटवर्कर लोग कभी भी रूट कॉज में जाते हैं, अंदर जाते हैं, गहराई में उतरते हैं और रियल क्या है इशू इसको बाहर निकालते हैं। क्या ये सेल्स का प्रॉब्लम है? क्या ये लीडरशिप का प्रॉब्लम है? क्या ये मोटिवेशन का प्रॉब्लम है? क्या ये टीम बिल्डिंग का प्रॉब्लम है? इस आदमी को क्या किताब दूं मैं? इस आदमी को कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजूं? इस आदमी को क्या गाइडेंस दूं? इसको कौन सा ऑडियो वीडियो पकड़ाऊं? इसके लाइफ में क्या चैलेंजेस है? क्या इसकी बीवी से बात करना पड़ेगा? क्या इसके बच्चों से बात करना पड़ेगा? क्या इसके बड़े भाई से बात करना पड़ेगा? रूट कॉज, आप लोग गार्डनर है, आप लोग एक टीम का एक माली है, एक पूरा एक गार्डन का माली है आप, और आपके गार्डन के अंदर बहुत सारे नेटवर्कर्स काम करते हैं। आपका काम है एक गार्डनर बनना, यू नो। और ये माली का काम किस तरह से किया जाता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं एक नेटवर्कर के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं, एक सेल्समैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। अपना घर का दरवाजा, सबसे पहला दरवाजा घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। दूसरा दरवाजा है तुम्हारा ऑफिस का, जितना हो सके उसको अवॉइड करो। और तीसरा दरवाजा है तुम्हारा कस्टमर का दरवाजा, उधर टेंट लगा के सो जाओ। अब मैं अगर एक नेटवर्कर हूं और मेरे नीचे 5,000 4,500 आदमी काम कर रहे हैं, तो मेरा कस्टमर है मेरा डाउनलाइन। मैं ना घर में बैठा रहूंगा ना मैं ऑफिस में जाऊंगा, मैं ये जो मेरा कस्टमर है मेरा नेटवर्कर, इसके पास मैं 24 आवर्स रहूंगा। और इसके लिए
मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जिसका नाम है शैडोइंग, जिसका नाम है फील्ड अकम्पनीमेंट। शैडोइंग या फील्ड अकम्पनीमेंट। फील्ड अकम्पनीमेंट का मतलब है आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा आपके टीम के मेंबर्स के साथ। ना फील्ड अकम्पनीमेंट 5 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है आई डू यू सी। मैं करता हूं, तू मेरे को देख, मैं तेरे को बताता हूं किसी को कैसा पटाने का। आई डू यू सी, मैं तेरे को बताता हूं मीटिंग कैसा लेने का और मीटिंग को कैसा ऑर्गेनाइज करने का, तू मेरे को देख। तो एक गार्डनर के माफत मैं करता हूं, तू मेरे को देख, ये पहला टाइप का फील्ड अकम्पनीमेंट। मैंने हमेशा मेरे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उसमें जितने भी मेरे साथ काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं उनको पहला मैंने किया और दिखाया कि ये ऐसा सेल होता है, ऐसा आदमी लोगों को समझाने का होता है, ऐसा बात करने का होता है। आई डू यू सी, क्या बोलते हैं इसको लाउडली, आई डू यू सी। दूसरा वाला है यू डू आई सी। अब मैंने तेरे को बता दिया की काय करायचं, कसं करायचं, कधी करायचं, कोणाला बोलायचं, कसं डायलॉग मारायचं, मी सगळं काय तुला दाखवलेलं आहे। आता मी तुला बघणार की तू कर आणि मी गप्प बसणार। आणि गप्प म्हणजे एब्सोल्युटली गप्प बसणार, मतलब तेरे हाथ से सेल। अभी ये दोनों में जाने के पहले जब मैं कई बार अपने टीम मेंबर्स के साथ जाता हूं, मैं बोलता हूं आई विल डू यू सी, तू बोल मत, मैं करता रहूंगा। तो पहले हमारा तय हो जाता है कि मैं करेगा वो देखेगा। इसमें तू करेगा और मैं देखेगा, अगर सेल गया भी तो भी मैं कुछ बोलेगा नहीं, ये पहले तय हो गया। तू उधर जा, अभी समझो आपके पास मेरा लड़का आ रहा है और मैं वो लड़का को बोलते हैं शंकेश वायल को तू पटा, वो बोल रहा है और वो ऐसा बात बोल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी शंकेश वायल अभी छुरी लेके उसको भोग डालेगा, लेकिन मैं ऐसा आसमान की तरफ देख के बैठा जसं मला काही माहितीच नाही, कारण माझं एग्रीमेंट झाला होता की मी बोलणारच नहीं। इससे लड़का का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा वाला कॉल में ये भी पहले ही तय करके जाते, यू डू आई सी, प्रॉब्लम है लात मार नीचे से मेरे को, आई विल टेक ओवर। लेकिन यह पहले ही तय हो गया, पहले ही तय हुआ था कि तू कर, मैं तेरे को देखेगा, तेरे को लग रहा है कि काई होने वाला नहीं है इधर और तेरा ग्रिप जा रहा है, मेरे को आंख मार, लात मार, जो मनता मार, मेरे को बोल, आई विल टेक ओवर। ये तीसरा टाइप। ये वर्ल्ड के मैनेजमेंट फिलॉसफी से माय डियर फ्रेंड्स, अगर टीम बनाने का है तो थर्ड फॉर्मूला है। यहां पर भी पहले तीनों में पहले तय हो गया है कि क्या होने वाला है। चौथे में मैं करता हूं, आई डू यू सी, आई हैव अ प्रॉब्लम, यू टेक ओवर। कई बार मैं कर रहा हूं, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा क्लाइंट के पास गया, मैं कर रहा था तो मेरे को मालूम नहीं, वो दिन मेरा कॉन्फिडेंस में कुछ प्रॉब्लम था, एकदम मैं नॉनसेंस बोल रहा था। तो मेरा जो टीम मेंबर है उसने टेक ओवर किया, सेल को क्लोज कर दिया। यानी ये भी एक तरीका है, आई डू यू सी, यू टेक ओवर टाइप। और लास्ट में हम जब दोनों एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे आ जाते हैं, हम दोनों का सोच विचार इक्वल सा हो जाता है, एक जेलिंग हो जाता है, एक मैजिक हो जाता है, एक रिश्ता और बॉन्ड हो जाता है, तो हम सब लोग मिलके काम कर सकते हैं। सो कहने का मतलब यह है, दिस इज नोन एज वी डू, मतलब हम दोनों मिलके करेंगे। now, एक और चीज जो मेरे को सीखने को मिला है उसका नाम है द सोर्स। आपने देखा, गंगा को देखा है, गंगा देखो पिछले कई हजारों साल से बह रही है। गंगा तो एक रिवर है, गंगा तो एक रिवर है, ब्रह्मपुत्र एक रिवर है। ये जब भी जाओ गंगा ब्रह्मपुत्र बड़ा मस्ती में पानी मार मार के एकदम खुश होके लाखों करोड़ों आदमी लोग का जीवन में खुशहाली ला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं और एकदम फ्रेश है गंगा।
लेकिन गंगा फ्रेश पानी रेगुलरली लाता कहां से? गंगा का पानी कहां से आता है? गंगा इतना मस्ती में क्यों है? गंगा में हमेशा फ्रेश पानी बना ही रहता है। ब्रह्मपुत्र में, नाइल में, ये सब जो वर्ल्ड के बेस्ट रिवर्स है, इसमें पानी बना है। हजारों सालों से पानी फ्रेश बना है। तो आया कहां से? आया द सोर्स, यानी इसका जो मूल है, इसका जो सोर्स है, वो है गंगोत्री। गंगोत्री से पानी आता है गंगा के अंदर। तिब्बत में सैनपू बोल के जगह है, लेक, जहां से ब्रह्मपुत्र में पानी आता है। यानी जो सोर्स है, वहां से पानी आ रहा है। यानी अपना जो टीम है वो गंगा है, गंगा। और गंगा अगर मस्ती में काम करना चाहिए तो गंगोत्री से परमानेंट पंपिंग चालू है। नाउ गंगोत्री अगर तुम्हें बनना है, यानी तुम कितने हाइट में बैठे हो और कितना लंबा टाइम तक तुम सप्लाई कर सकते हो। सप्लाई क्या करेगा? एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, पागलपन, विश्वास, करेज, कंपैशन, लॉयल्टी, कमिटमेंट। तू सारा ऊपर बैठा है, तू गंगोत्री है। तू जितना सप्लाई करेगा उतना तेरा गंगा, जो तेरा टीम है, वो मस्ती में काम करेगा। कहीं गंगोत्री अगर ड्राई हो गया तो गंगा खड़ी हो जाएगी, सड़ जाएगा, खल्लास हो जाएगा। इसी तरह से एक टीम को अगर बनाने का है तो हमें सोर्स बनना पड़ेगा। सोर्स यानी गंगोत्री। हम मैनेजर लोग हैं, हम लीडर लोग हैं, हम एकदम टॉप में बैठे हैं। हम कितना टाइम तक पानी मार सकते हैं? फ्रेश पानी, फ्रेश एंथुजियाज्म, फ्रेश डायरेक्शन, फ्रेश गाइडेंस, फ्रेश मोटिवेशन, फ्रेश ट्रेनिंग, फ्रेश आइडियाज, फ्रेश मस्ती। हम कितना पंप कर सकता है गंगोत्री में बैठ के, उतना अपना गंगा का कैपेसिटी बढ़ेगा। इतना याद रखना। लेकिन अगर तुम भी साला गंगा के साथ मिल गया तो तुम साला दोनों मरेगा, दोनों सड़ जाएगा। हम में से कई लोग गंगोत्री से उतर के गंगा में जुड़ गए हैं, एंड देयरफॉर नया आइडिया, फ्रेश आइडिया और मस्ती वाले आइडियाज आजकल नहीं आ रहे। एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं हमेशा कहता हूं, द प्योरिटी ऑफ गंगोत्री, कितना प्योर है, और वो हमेशा देता। गंगोत्री, गंगा ने वो पानी के साथ क्या किया, किसको बांटा, किसको दिया, कभी गंगोत्री पूछता नहीं है। गंगोत्री देते रहता, बोले ले साला, ले। एंड दैट इज वाई तुम कितना टाइम तक अपना टीम में पानी सप्लाई कर सकता है, इसके ऊपर तुम्हारा टीम का कैपेसिटी और जोश बना रहेगा। अंत में माय डियर फ्रेंड्स, 4 बातें मैं कह के आज का बात को खत्म कहना चाहता हूं। जिंदगी भर मैंने देखा है 4 टाइप के लोग होते हैं। एक, मोमेंटम मेकर्स। मोमेंटम मेकर्स यानी वो लोग बहुत मोमेंटम लाते हैं, वो बातें करते हैं, विश्वास करते हैं अपने लोगों में और लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। वो लोग मोमेंटम बनाते हैं। मोमेंटम यानी स्पीड, सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक्शन। ये लोग मोमेंटम लाते हैं, लगातार लोगों में जोश भरते हैं, डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, मस्ती लाते हैं, जुनून लाते हैं। ये लोग मोमेंटम मेकर्स हैं। अच्छे आइडिया लाते हैं, अच्छे विचार ये लोग लाते हैं और मोमेंटम बनाते हैं। दूसरा एक टाइप का आदमी लोग है मोमेंटम टेकर्स। मोमेंटम टेकर बोले तो ये जो मोमेंटम बना रहा है, इसका मोमेंटम को लेके ये लीडर से वो आइडिया को लेके वो आइडिया को लेके भाग रहा है। ये मोमेंटम को लेता है और उस मोमेंटम को आगे बढ़ाता है, पास ऑन करता है। ये मोमेंटम मेकर से मोमेंटम टेकर लेता है और आगे बढ़ाता है। जब तक हमारे टीम में मोमेंटम मेकर और मोमेंटम टेकर्स है, तब तक टीम मस्त है। लेकिन फिर टीम में साले तीसरे हरामी टाइप एक होता है। एक होता है मोमेंटम फेकर्स।
ये मोमेंटम फेकर्स बोलते हैं ये लोग को. बहुत हरामी टाइप लोग होते हैं. काय आयडिया तुम्ही सांगितलं नाडर साहब, काय आयडिया तुम्ही सांगितलं, माझं डोकंच फाटलं सर. क्या आइडिया आपने बताया सर, मजा आ गया सर आपको मिलके, ये तो एकदम बढ़िया आइडिया है, ये आइडिया में से तो अपन अपना टीम को तो बहुत आगे बढ़ाएगा, ये वो ऐसा सब है ना, बड़ा 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 बात करेगा. करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम सर, पूरा बंबई को आग लगा देंगे. और जैसे ही नाडर गया बोलते गधा साला, उसको क्या मालूम टकले को साला धंधा क्या होता है. अरे अभी अपने पास प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मार्केट में कितना तकलीफ है उसको थोड़ी ना मालूम साला. तो ये लोग खाली बोल बच्चन करते हैं, ये फेकर लोग हैं, फेकर. ये बातें बहुत करते हैं लेकिन ये लोग डिलीवरी नहीं करते. बिल्कुल ये टीम के साथ रहते नहीं है. ये लोग ना टीम के सोल और टीम का जो विश्वास है उसको हमेशा ये करते हैं. और एक साले दूसरे है मोमेंटम ब्रेकर्स. ये स्टार्टिंग से बोलते काय होणार नाही सर, हे या आयडियामध्ये काय दमच नाही, काय होणार नाही, याच्यामध्ये हे प्रॉब्लेम आहे सर, आता काय बारिश आएगा, आता हे प्रॉब्लेम, आपलं प्रोडक्ट पण तेवढं नाही आहे ना, म्हणजे टीमचं प्रॉब्लेम आहे, त्या सभी वेकेशन चालू आहे, आता गर्मी भी बहुत है, ये है वो है. तो ऐसे भी बहुत लोग हैं. आप जो बैठे हैं इसमें से मेरे ख्याल से आप में से चारों कैटेगरी में लोग यहां बैठे. तो कुछ आप लोगों में मोमेंटम मेकर्स है जो विश्वास के साथ चीजों को आगे बढ़ा रहा है. कुछ मोमेंटम टेकर्स है जो वो विश्वास को लेके उसके लीडर के नीचे लड़ रहा है. कुछ मोमेंटम फेकर्स है जो साले पीठ पीछे काम नहीं कर रहे हैं, आगे आगे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, करेंगे, काम करेंगे, एफर्ट डालेंगे, लेकिन ना काम करने का, एफर्ट डालने की कोई इच्छा नहीं है. और एक है मोमेंटम ब्रेकर्स जो लगातार टीम में तकलीफ पैदा करते हैं. यहां बैठा हुआ हर इंसान से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि अगर वो तीसरा और चौथा क्वालिटी में है तो वो दूसरा या पहले वाले में चला जावे. और मैं यहां बैठा हुआ पहले वाले को और दूसरे वाले को प्रोत्साहन करता हूं कि मोमेंटम फेकर्स और मोमेंटम ब्रेकर्स को मोमेंटम टेकर्स और मोमेंटम मेकर बनाने का कोशिश करें. और अगर ये सब नहीं होने वाला है और अगर आप नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि मोमेंटम ब्रेकर लोग और टेक फेकर लोग बहुत ज्यादा है, तो एक्शन लीजिए. वो आपका ब्रदर इन लॉ ही क्यों ना हो, वो आपका सिस्टर ही क्यों ना हो, अगर आपका टीम का मोमेंटम को तोड़ रहा है तो साले को बाहर निकालो और हिम्मत के साथ बाहर निकालो. और अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका विश्वास और कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा. सो लेट मी कंक्लूड माय डियर फ्रेंड्स. आज हमने बात की आगे बढ़ने के कानून. कानून नंबर 1 जरा जोर से बोलिए. हमेशा आगे आपका फ्यूचर आपका पास से बड़ा होना चाहिए. नंबर 2, हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन आपके रिवॉर्ड से बड़ा होना चाहिए. नंबर 3, हमेशा आपका पढ़ाई आपका तजुर्बे से बड़ा होना चाहिए. नंबर 4, हमेशा आपका परफॉर्मेंस आपकी तालियों से ज्यादा और बड़ा होना चाहिए. नंबर 5, हमेशा आपका कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड आपका सक्सेस से ज्यादा होना चाहिए. और हमेशा आपका कॉन्फिडेंस आपका कंफर्ट से ज्यादा होना चाहिए. और वो करो, वो करने की आदत डालो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता. और एडजस्टमेंट ना करने की आदत डालो. वो हीरो होंडा याद रखना हमेशा, काय एडजस्टमेंट करायचा नाही. आणि लास्ट वाला, अपना लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाओ. और 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स के बारे में हमने देखा और मोमेंटम ब्रेकर्स, फेकर्स, टेकर्स और मेकर्स के बारे में हमने देखा. और मेरा 100% विश्वास है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सब करेंगे तो मिशन डायमंड के तरफ 3 साल के अंदर करोड़ रुपया कमा के 10-10 हजार का आदमी लोग अपना लेफ्ट एंड राइट में डालने की आप अपना ताकत को बरकरार रख पाएंगे. स्मार्ट कंसल्टेंसी के अंदर आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस. 4 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें हाई परफॉर्मेंस कैसा करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लीडरशिप, जिसमें अच्छा लीडर कैसा बनने का इसके बारे में बात किया है.
और एक प्रोग्राम है प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स, बेचने का कैसा, इसके बारे में हमने बात किया। और एक प्रोग्राम है अपना अंग्रेजी को कैसा इंप्रूव करने का, कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश, इसके ऊपर है। और बिजनेसमैन के लिए मैं एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है गुरुकुल। ये सब अभी चालू हो रहा है, इसके बारे में जानकारी आप बाहर ले सकते हैं। आज का सीडी अगर आपको चाहिए तो बुकिंग करिए आज का प्रोग्राम के लिए, 850 रुपए में आपको सीडी बाहर बुक हो जाएगा। और लास्ट में मैं इतना ही कह के अंत करना चाहता हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, अनकंडीशनली सरेंडर योरसेल्फ टू योर गोल्स, अनकंडीशनली सरेंडर योरसेल्फ टू योर पर्पस। कोई भी कंडीशन डाले बिना आप अपने आप को सरेंडर कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी एम है, अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर कीजिए। कोई कंडीशन मत डालो, कोई कंडीशन मत डालो, अपना लक्ष्य के प्रति कोई कंडीशन नहीं डालो। मैं हमेशा कहता था महात्मा गांधी का लक्ष्य था इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, और उसने पूरा अनकंडीशनली इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की तरफ अपने आप को सरेंडर किया। जरा इमेजिन करो, गांधी जी अगर बोलता कि मैं फ्रीडम के लिए लड़ेगा, सैटरडे संडे फाइट नहीं करेगा, और 6 बजे के बाद मैं फाइट नहीं करेगा, और मेरे को जेल में डाला तो मैं फाइट नहीं करेगा, मेरे को डंडा मारा तो फाइट नहीं करेगा, और 3 पीस में मेरे को भेजो, ये क्या धोती में मैं काम नहीं करेगा, और मेरे को 14 सिक लीव चाहिए, 21 प्रिविलेज लीव चाहिए, बारिश आना नहीं चाहिए, धूप ज्यादा नहीं रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, तो ही मैं फ्रीडम के लिए फाइट करूंगा। अगर ऐसा गांधी जी बोलते तो आज हम लोग एक फ्री देश में नहीं रहते। मैं नहीं बोलता हूं कि इस देश के लिए तू कर कुछ, गांधी जी ने तो देश के लिए किया। मैं बोलता तू देश छोड़, तू अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का तो बंदोबस्त कर, तू देश को छोड़ दे, तू अपना टीम का फ्रीडम के लिए अनकंडीशनली सरेंडर कर। और अगर तुमने इस तरह से अपने आप को अनकंडीशनली सरेंडर किया, 100% मैं आपको बोलता हूं, आपके जितने भी सपने हैं, आपका जितना भी गोल है, आपका जितना भी लक्ष्य है, आपका जितना भी चाहत है, वो पूरा होगा। 101% ये पूरा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।